दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों एजुकेशन एंड एकेडमी के टेस्ट नंबर 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर चाहे वो केवीएस का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे ईएमआरएस का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो या डी ट्रिपल एस बी या दिल्ली में यूपीएससी का प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हो, इन सब के लिए नोट्स कोरियर से भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए। और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के अलावा अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या किसी और लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के टेस्ट में पहले क्वेश्चन को। ए मेजर गोल इन द क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी टू प्रमोट। कक्षा के अंदर यानी क्लास के अंदर अनुशासन को बढ़ावा देने का मेजर गोल आपको बताना है। क्या मेजर गोल होगा? सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, नंबर एक, ऑर्डर इन द क्लासरूम, गुड स्टूडेंट कंडक्ट या कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट मिसकंडक्ट। तो आपका आंसर आएगा सेल्फ डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, 82 वाला, मिसकंडक्ट इन द क्लासरूम इज बेस्ट हैंडल्ड बाय। मिसकंडक्ट इन द क्लासरूम, मिसकंडक्ट को हिंदी में कदाचार कहते हैं। मिसकंडक्ट को हिंदी में आप लोग कहते हैं कदाचार। ये कहता है कि मिसकंडक्ट इन द क्लासरूम इज बेस्ट हैंडल्ड बाय। क्लासरूम के अंदर कदाचार को सबसे अच्छे तरीके से हैंडल किसके द्वारा किया जा सकता है? नंबर एक, एडमिनिस्ट्रिंग जस्ट, स्पीडी एंड एप्रोप्राइट पनिशमेंट, नंबर एक। नंबर दो, चार्जिंग द क्लास विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर तीन, इग्नोरिंग द अक्यूरेंस व्हेन इट इज पॉसिबल टू डू, और नंबर चार, डिटरमाइनिंग द काज एंड प्रोवाइडिंग करेक्टिव मेजर। कारण को डिटरमाइन करना और करेक्टिव मेजर प्रोवाइड करवाना। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो आप लोग डी आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग बिहेवियर इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग बिहेवियर इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है? जैसे बिहेवियर ऑलवेज हैज ए कॉज, नंबर दो, बिहेवियर इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ए गोल, नंबर तीन, बिहेवियर सिम्टम्स आर डिपेंडेबल इंडाइसिस टू देयर बेसिक कॉज। ये आपका आंसर होगा यहां पर सी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर चार, 84, द एंड स्टेट विच गिव डायरेक्शन टू मोटिवेटेड बिहेवियर इज कॉल्ड। यानी सिंपल है, द एंड स्टेट विच गिव्स डायरेक्शन टू मोटिवेट बिहेवियर इज कॉल्ड। यानी प्रेरित व्यवहार को दिशा देने वाली अंतिम अवस्था कौन सी होगी? प्रेरित व्यवहार को दिशा देने वाली अंतिम अवस्था कौन सी होगी? जैसे नंबर वन गोल, नंबर दो पर्पज, नंबर तीन इंसेंटिव, नंबर चार नीड। तो आपका आंसर गोल रहेगा, यानी आंसर आपका लक्ष्य होगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 85, 85वां क्वेश्चन, द कॉन्सिक्वेंस द कॉन्सेंसिस अमंग द मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इन रिलेशन टू यूज ऑफ कंपटीशन इन द क्लासरूम इज दैट। क्लासरूम के अंदर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो संबंध स्थापित करने के लिए मॉडर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कहना है या किस तरीके का उनका विचार है? जैसे आप नंबर एक पर देखेंगे, वट एवर ऑब्जेक्शन टू कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट दे आर फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल। नंबर दो, कॉम्पिटिशन इज इनवेरिएबली हार्मफुल टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ सम और ऑल द पार्टिसिपेंट। नंबर तीन, द ऑब्जेक्शन आर टू द वे द कंपटीशन इज हैंडल्ड रेदर देन द कंपटीशन इटसेल्फ। ये आपका आंसर आपका थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 86 वाला, इन द फाइनल एनालिसिस द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम इज। इन द फाइनल एनालिसिस यानी अंतिम विश्लेषण में द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जो प्रेरणा की कुंजी है वो क्या होगी? ये कहता है कि अंतिम विश्लेषण में कक्षा में
प्रेरणा की कुंजी क्या होगी? जैसे नंबर 1 टीचर्स पर्सनैलिटी यानी टीचर की पर्सनैलिटी, नंबर 2 इंटरेस्ट इन्हेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, नंबर 3 द सूटेबिलिटी ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेस। ये आपका आंसर होगा द सूटेबिलिटी ऑफ करिकुलर एक्सपीरियंसेस। नंबर क्वेश्चन नंबर 87, which of the following statement best describe the relative influence of heredity and environment on individual development? हेरिडिटी को आप लोग आनुवांशिकता कहते हैं। हेरिडिटी को हिंदी में आप लोग आनुवांशिकता कहेंगे। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब, नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्क्राइब करती है किसको? द रिलेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास के अंदर आनुवांशिकता और पर्यावरण वाले में। हेरिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वायरमेंट, यानी जो आनुवांशिकता है, जो हेरिडिटी है, वो इन्वायरमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्वायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेरिडिटी, इन्वायरमेंट हेरिडिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीज टू आर इंटेग्रली रिलेटेड इन फंक्शंस इन द ग्रोथ प्रोसेस, दोनों का ग्रोथ प्रोसेस में अलग अलग योगदान है और एक साथ मिलकर भी दोनों काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, द रेट ऑफ चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड, चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट का, बच्चे के शारीरिक डेवलपमेंट का जो रेट है वो किस पर डिपेंड होता है? या आप लोग एक एक जगह किस पे आगे बढ़ेंगे? तो एंटायरली अपॉन हर हिज इनहेरिटेड स्ट्रक्चर, नंबर 1, नंबर 2 प्राइमरीली अपॉन इनहेरिटेड स्ट्रक्चर एज मॉडिफाइड बाय द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। आप बी आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 89, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट 2009 कवर्स ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। ये कहता है कि जो आरटीई 2009 है, एक्ट है, वो किस एज के बच्चों को कवर करता है? किस एज के बच्चों को कवर करता है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 a differently able child shall be accommodated in elementary education until, यानी एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कब तक अकोमोडेटेड हो सकता है? आप इसमें खास करके, हालांकि सब बच्चों के लिए अलग है, लेकिन डिजेबली डिफरेंटली एबल चाइल्ड या फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग बच्चों की अगर बात करें तो इसके लिए ये 18 एज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91, एज पर यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1991 यानी यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 के अकॉर्डिंग अनसेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन द स्कूल अकर्ड ड्यू टू, तो क्या रहेगा? अनसेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन स्कूल, क्या? इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एडुकेट टीचिंग स्टाफ, इन एडुकेट प्रोग्राम ऑफ टीचर प्रिपरेशन या इन एडुकेट मोटिवेशन अमंग टीचर्स। तो आपका आंसर होगा इन एडुकेट प्रोग्राम ऑफ टीचर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 92, एट प्राइमरी स्टेज एनसीएफ 2005 रिकमेंडेड, किस तरीके से? पेरियोडिक टेस्ट की बात हुई, अवॉर्डिंग ग्रेड्स ओनली की बात यहां पर की गई, या फिर फॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी, या नो फॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट एंड नो अवॉर्डिंग ऑफ ग्रेड्स? नो फॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट एंड नो अवॉर्डिंग ऑफ ग्रेड्स, दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, establishment of school based CC was recommended by the NCF 2005 in order to, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल बेस्ड सीसीजी जो है वो रिकमेंड किए गए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इन ऑर्डर टू, किस मामले में, किस ऑर्डर में? प्रोवाइड टीचर टू हैव बेटर क्लासरूम, ताकि बच्चों को प्रोवाइड टीचर्स टू हैव बेटर क्लास कंट्रोल, ताकि टीचर्स को बेटर क्लास कंट्रोल प्रोवाइड करवा जा सके। प्रोवाइड चिल्ड्रन ए बेसिक फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, हेल्प चिल्ड्रन रिड्यूस देयर स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए, सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, प्रिंसिपल्स लीडरशिप इज रिफ्लेक्टेड इन, प्रिंसिपल की जो लीडरशिप है वो किस चीज में दर्शाई जा सकती है या रिफ्लेक्टेड होती है या झलकती है?
तो आप देखिए, अचीविंग गुड रिजल्ट फॉर चिल्ड्रन, और ये तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। मैनेजिंग द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल, ये भी हिज हर लॉयल्टी टुवर्ड द सिस्टम, enabling everyone to accomplish his her goal by working to their fullest capacity. D is right answer. Question number 95. The greatest threat to organizational climate of the school is, greatest threat क्या हो सकता है इसमें? नंबर एक, एनवायरमेंट पोल्यूशन, नंबर वन रहेगा। नंबर दो, लो अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नंबर तीन, ट्रस्ट डेफिसिट अमंग द स्टेक होल्डर्स, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 96, रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मीन्स, एक रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, एक टेस्ट की रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, आप इसको किस हिसाब से लेंगे? नंबर एक, दैट द टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड के आधार के ऊपर हो। दूसरे नंबर पे है कॉन्स्टिटेंसी इज मेजर्ड आउटकम, आपका बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 97, डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में क्या रहेगा इसका मतलब? नंबर एक, हाउ डिफिकल्ट द आइटम टू एन एवरेज स्टूडेंट, हाउ डिफिकल्ट द आइटम इज फॉर हाई अचीवर, एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या है, हाई अचीवर के लिए, अच्छे मार्क होल्डर के लिए क्या है, हाउ डिफिकल्ट द आइटम इज फॉर लो अचीवर, कमजोर बच्चे के लिए क्या है, या हाउ डिफिकल्ट द आइटम इज टू लो अचीवर वैसे वर्षा हाई अचीवर। आप देखिए, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 98, माइक्रो टीचिंग साइकिल हैज 6 कंपोनेंट ऑफ, माइक्रो टीचिंग साइकिल यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र के 6 घटक। नंबर एक, 5 मिनट इच। नंबर दो, 6 मिनट इच। नंबर तीन, 7 मिनट इच। नंबर चार, 8 मिनट इच। तो आपका आंसर होगा 6 मिनट इच इज राइट आंसर, आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, with a view to enhancing the use of library as a resource for teaching and learning, a principal should, यानी यूज ऑफ लाइब्रेरी एज ए रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का टीचिंग और लर्निंग के सोर्स के रूप में को बढ़ावा देने के लिए एक प्रिंसिपल क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए? एडवाइज ऑल टीचर एंड स्टूडेंट टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी, यानी सभी टीचर और बच्चों को सुझाव सलाह दे कि वो लाइब्रेरी का यूज करें। मेक अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट एंड कंसर्न टीचर कंपल्सरी ड्यूरिंग लाइब्रेरी पीरियड, अटेंडेंस कंपल्सरी कर दे। गिव लाइब्रेरी बेस्ड असाइनमेंट, लाइब्रेरी के आधार पर असाइनमेंट दे। या मेक बोथ टीचिंग असेसमेंट लाइब्रेरी ओरिएंटेड, इसको लाइब्रेरी, इसको भाई मेक बोथ टीचिंग असेसमेंट और टीचिंग को लाइब्रेरी ओरिएंटेड बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 100, यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम एंश्योर। नंबर एक, फुल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। नंबर दो, हाई अचीवमेंट लेवल बाय स्टूडेंट। नंबर तीन, क्विट ए गुड लाइफ टू द टीचर। नंबर चार, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट बाय द स्टूडेंट। डी इज राइट आंसर। अब एक चीज और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों प्रिंसिपल हो वाइस प्रिंसिपल हो, इन दोनों के लिए अगर जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 4 सेक्शन आप मान के चलिए। नंबर एक, जैसे नंबर एक आपका है एडमिन एंड फाइनेंस। नंबर दो है आपका एजुकेशन एंड एकेडमिक, जो हम अभी अभी कर रहे हैं। नंबर तीन है आपका सप्लीमेंट्री रूल। और नंबर चार है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के ज्यादातर एग्जाम्स जहां होते हैं वहां पर यह सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। उसके अलावा जब आप जनरल पेपर की बात करेंगे तो हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीके है, करंट है, ये आपका जनरल सेक्शन रहेगा। तो इन सबको मिलाकर के आपका पूरे का पूरा कंप्लीट सेक्शन बनता है, जो आपका प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अंदर है। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं, देखिए कई कई सालों बाद वैकेंसी आती है, 4-4 5-5 साल बाद जाकर केवीएस की वैकेंसी आती है, 3-3 4-4 बार एनवीएस आता है, और लगभग 10-10 8-8 10-10 12-12 साल के बाद दिल्ली में आती है। यानी हो सकता है कि एक बच्चा या एक कैंडिडेट एक या दो या तीन बार ही मुश्किल से एग्जाम दे पाए अपने समय में। अब ऐसी स्थिति है तो तैयारी तो जम के करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप लोग सालों से पढ़ रहे हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने इतनी डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं, आपको इतनी नॉलेज है, आप डेली पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, केवीएस में जॉब कर रहे हैं, एनवीएस में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में डीएससी में जॉब कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर ऐसा होता
तो फिर जिनका नहीं हुआ वो कौन है? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कौन है? अगर 100 पोस्ट आपके लिए आती हैं, 200 पोस्ट आपके लिए आती हैं और फॉर्म आते हैं लगभग 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो 100-200 के बाद जो बाकी बच जाते हैं, वो भी तो आप में से ही हैं और क्यों ना वो आप ही हों, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ढंग से तैयारी करेंगे, अप टू डेट रहेंगे, हर चीज़ को सीरियस समझ कर करेंगे और हर एग्ज़ाम के लिए 5-5, 6-6 महीने का टाइम निकालेंगे, तभी जाकर आप दिन-रात एक करेंगे, तो सिलेक्शन ले पाएँगे। तो फटाफट आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं और आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, सब्जेक्ट और एग्ज़ाम भेज दीजिए, ताकि आपका नंबर सेव कर लें व्हाट्सएप पे और जो भी इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के बारे में हो, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहे। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के टेस्ट भी आप देख लीजिए और एजुकेशन अकेडमी के, सीडीपी के सबके टेस्ट आ चुके हैं, उनको फटाफट जाके देख लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।